बहुत बहुत स्वागत। सबको नमस्ते एक बार फिर। ऑर्गेन डे है। डेट हो गई है आज अपनी 13 अप्रैल 2025। और एफोरिज्म कौन सा चल रहा था, बताएगा कोई? डॉक्टर प्रशांत। राम राम जी। राम राम बेटा। 57 पढ़ेंगे। 57 57 चलेगा है जी। ओके, नमस्ते बेटा। डॉक्टर सिमरन भी आ गई हैं। हल्का सा ना एक आइडिया और लेके चला करेंगे अमित पाल, जैसे हम आप लेते थे पहले, पता चल जाता था ना ये कंटेंट्स में कि इसमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है, तो वो भी पढ़ा करेंगे, ध्यान रखना आगे से। अगर मैं भूलता हूँ तो उसको याद दिलाना। तो 57 के कंटेंट नंबर पेज नंबर 25 पे कह रहे हैं। इसके अंदर जो बताएंगे डॉक्टर सिमरन, इसमें बता रहे हैं कि द एंटीपैथिक और एनेंशियोपैथिक और पैलिएटिव मेथड treats a single symptom of a disease with a remedy of opposite action, contraria contraris, और एग्जाम्पल भी देंगे वहां पे। तो बेसिकली भाव ये निकल के आ रहा है कि इसमें बताएंगे एंटीपैथिक या एनेंशियोपैथिक या पैलिएटिव मेथड के बारे में। ठीक है। हाँ, तो अब 57 में कह रहे हैं कि in order to carry into practice this antipathic method, the ordinary physician gives for a single troublesome symptom from among the many other symptoms of the disease which he passes by unheeded a medicine concerning which it is known that it produces the exact opposite of the morbid symptom sought to be subdued, from which he can expect the speediest, यानी कि ब्रैकेट में कह रहे पैलिएटिव रिलीफ। तो कह रहे हैं कि इन ऑर्डर टू कैरी इनटू प्रैक्टिस, ये जो एंटीपैथिक मेथड के द्वारा प्रैक्टिस करने के क्रम में एक ऑर्डिनरी फिजिशियन जो है वो एक सिंगल ट्रबलसम सिम्टम्स को उठा लेता है मैनी अदर सिम्टम्स जो है डिजीज के उनमें से, और उन मैनी अदर सिम्टम्स को वो पास हो जाता है बिना ध्यान दिए। उन कई सारे सिम्टम्स में से एक सिंगल ट्रबलसम सिम्टम्स को उठा लेता है और एक मेडिसिन जो उससे कंसर्निंग है, विच इट इज नॉन टू प्रोड्यूस द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ द मॉर्बिड सिम्टम शोर टू बी सबड्यूड। और यहाँ एक बात और, पहली बात तो सिंगल ट्रबलसम सिम्टम उठाया, दूसरी बात उस ट्रबलसम सिंगल सिम्टम्स के लिए भी वो चयन करता है एक ऐसी मेडिसिन का जो एग्जैक्ट अपोजिट स्टेट पैदा करती है उस मॉर्बिड सिम्टम्स के जिसको वो आराम देना चाहता है। तो अब यहाँ दो बातें आ सकती थी। सिंगल सिम्टम्स को उठाने के बावजूद, सिंगल सिम्टम ट्रबलसम सिम्टम्स को उठाने के बावजूद फिजिशियन यहाँ एक सिमिलिमम के रूप में भी उठा सकता था मेडिसिन, है ना सिमरन, डॉक्टर अमित भाई? बिल्कुल। लेकिन यहाँ जस्ट अपोजिट मॉर्बिड सिम्टम्स मॉर्बिड सिम्टम देने वाली अपोजिट वाली कॉन्ट्ररी वो सेलेक्ट करता है उसे आराम देने के लिए। आगे कह रहे हैं फ्रॉम विच ही कैन एक्सपेक्ट द स्पीडिएस्ट रिलीफ। अब इसके द्वारा वो उम्मीद करता है या वो उम्मीद कर सकता है कि बहुत तेजी से पैलिएट हो जाएगी स्थिति, वो सिम्टम, और रिलीफ आ जाएगा। आगे कह रहे हैं ही गिव्स लार्ज डोजेज ऑफ ओपियम। अब एग्जांपल देंगे कि कैसे उठाता है वो। ही गिव्स लार्ज डोजेज ऑफ ओपियम फॉर पेन्स ऑफ ऑल सॉर्ट्स बिकॉज दिस ड्रग soon benumb the sensibility and administers the same remedy for diarrhea because it speedily puts a stop to the peristaltic motion of the intestinal canal and make it insensible.
बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल से समझा दिया यहाँ। कह रहे हैं वो फिजिशियन एक ओपियम की डोज दे सकता है हर प्रकार के दर्दों में। क्यों? क्योंकि ये ओपियम जो है बहुत जल्दी ही विनम्ब कर देती है सेंसिबिलिटी को, नर्व फाइबर्स की जो पेन परसीव कर रहे हैं। और इसी तरह से वो सेम रेमेडी को डायरिया में भी दे देता है, क्योंकि ओपियम की जो क्वालिटी है वो है स्पीडीली पुट ए स्टॉप टू द पेरिस्टाल्टिक मोशन ऑफ द इंटेस्टाइनल कैनाल। अब ये पेरिस्टाल्टिक मोशन ऑफ द इंटेस्टाइनल कैनाल को स्टॉप करने के पीछे भी वो उसको इनसेंसेबल बना देगी इंटेस्टाइन को, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लगिश हो जाएंगे, वो उसको भी विनम्ब ही करेगी एक तरह से ओपियम। एंड मेक्स इट इनसेंसिबल, देखो बोल भी दिया है, उसके पेरिस्टाल्टिक मोमेंट्स को रोकते हुए उसको इनसेंसिबल बना देगी। अगर सेंसिबल रहेगा तो डायरिया बार बार आएगा, उसी को वो इनसेंसिबल बना देगी ओपियम। तो ये दोनों कंडीशन में यहाँ एंटीपैथिक रिलेशन पे वो दे देता है, सिंगल ट्रबलसम सिम्टम्स को कंसर्न करके। एंड ऑल्सो फॉर स्लीपलेसनेस बिकॉज ओपियम रैपिडली प्रोड्यूसेस ए स्टूपिफाइड कोमाटोज स्लीप। ओपियम को ही लेके बात कर रहे हैं अभी, कह रहे हैं इसको स्लीपलेसनेस के लिए भी दे देता है, क्योंकि ओपियम बहुत तेजी से पैदा कर देती है स्टूपिफिकेशन, एक तंद्रा वाली स्टेट, कोमाटोज स्लीप वाली स्टेट। प्राइमरी एक्शन में जो ये अपने पैदा करती है वो तेजी से करती है, तो इसलिए ये फिजिशियन उसको स्लीपलेसनेस में भी दे देता है एंटी के रिलेशन पर। आगे कह रहे हैं he gives purgatives when the patient has suffered long from constipation and costiveness। इसी तरह से फिजिशियन परगेटिव्स देते हैं अमित भाई उन पेशेंट को जो लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन या कॉस्टिवनेस के शिकार हैं। He causes the burnt hand to be plunged into cold water, which from its low degree of temperature seems instantaneously to remove the burning pain sorry as if by magic। इसी तरह से जो ऑर्डिनरी फिजिशियन है वो बर्नट हैंड को, जो हाथ जल गया उसको तुरंत ठंडे पानी में डबो देता है, जो कि लो डिग्री ऑफ टेम्परेचर का है, और फिर कह रहे हैं सीम्स इंस्टेंटेनियसली टू रिमूव द बर्निंग पेन। ऐसा आभास होता है या ऐसा होता है कि तत्काल तुरंत ही बर्निंग पेन रिमूव हो जाता है, जैसे कि जादू हो गया हो। आगे कह रहे हैं ही पुट्स द पेशेंट हु कंप्लेन्स ऑफ चिलीनेस एंड डेफिशिएंसी ऑफ वाइटल हीट इनटू वार्म बाथ विच वार्म हिम इमीडिएटली। ऐसे ही ऑर्डिनरी फिजिशियन पेशेंट को जिसको कंप्लेंट होती है चिलीनेस की, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ वाइटल हीट जिसमें होती है, उसे वार्म बाथ करा देते हैं, गर्म पानी में नहलाओ या गर्म पानी का अप्लाई कर दो, जिससे उसको इमीडिएटली वार्म मिल जाती है, गर्म हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल कह रहे हैं ही मेक्स हिम हु इज सफरिंग फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड डेबिलिटी ड्रिंक वाइन whereby he is instantaneously enlivened and refreshed। वह एक ऑर्डिनरी फिजिशियन किसी ऐसे बंदे को जो बहुत लंबे समय से कमजोरी का शिकार हो रहा है, कमजोर पड़ रहा है, तो उसे वाइन की सलाह दे देते हैं कि भाई वाइन ले ले। अब वाइन क्या करती है, वो इंस्टेंटली एनलिवेंट कर देती है, रिफ्रेश कर देती है बंदे को थोड़ी सी देर, थोड़े समय के लिए। जो आजकल जो बच्चे वो नहीं पी रहे आजकल लाल लाल से जो ड्रिंक ले रहे हैं, स्टिंग करके या पता नहीं कई कई पेय पदार्थ आ रहे हैं, उसमें तो कैफीन है ज्यादा शायद बॉस। हाँ तो बेटे वही कैफीन वही काम करती होगी एक्साइटमेंट का।
रेड बुल आ रहा है, रेड बुल, सही कह रहे हैं अमित भाई। एंड इन लाइक मैनर ही एम्प्लॉयज अदर अपोजिट, ब्रैकेट में कह रहे हैं एंटीपैथिक मैथमेटिकल मीन्स, और इसी तरीके से, इसी ढंग से वो एम्प्लॉय करता जाता है अपोजिट रेमेडियल माध्यमों को एंटीपैथिक रिलेशन पर। अब आगे कह रहे हैं बट ही हैज वेरी फ्यू बिसाइड्स दोज जस्ट मेंशन्ड, as it is only of very few substances that some peculiar यानी कि primary action is known to the ordinary medical school। अब यहाँ हालांकि अभी ये और उल्टा क्या बुरा करते उस पर ज्यादा फोकस ना करके एनीमैन साहब ने यहाँ एक बात और कह दी कि कुछ एक ही तो हैं, कुछ एक ये जो बताए गए हैं इनके अलावा फ्यू बिसाइड्स है, कुछ एक और हैं, केवल कुछ एक ऐसे सब्सटेंस है जिनके पिक्यूलियर प्राइमरी एक्शन के बारे में ये जानते हैं ऑर्डिनरी मेडिकल स्कूल वाले। मतलब एंटीपैथिक रिलेशन पर देने के लिए जो सब्सटेंस इनको ज्ञात हैं वो भी लिमिटेड है। एक बात तो ये आ जाएगी, और वो तो बात अभी आगे शुरू होएगी कि ये वो जब वापस मुड़ के वापस आता है डिजीज तो वो एग्रावेट होकर के आता है। लेकिन यहाँ तो एक लिमिटेशन और बता दी सिमरन एनीमैन साहब ने कि भाई ठीक है चलो तुम दे भी रहते तो तुम्हारे पास है कितने ऐसे तरीके जो बिल्कुल वो भी फ्यू हैं, वो भी लिमिटेड सब्सटेंस है आपके पास। 58 में कह रहे हैं, एफोरिज्म नंबर 58 में, इफ कंटेंट देख लेते हैं। यस थैंक यू भाई। 58 का कंटेंट है, इसमें बताएंगे कि दिस एंटीपैथिक प्रोसीजर इज नॉट डिफेक्टिव मियरली बिकॉज इट इज डायरेक्टेड अगेंस्ट सिंगल सिम्टम ऑफ द डिजीज ओनली, बट also because in persisting ailments after it produces a short apparent amelioration real aggravation ensues। हाँ यहाँ असली बात बता के चलेंगे अब कि जो एंटीपैथिक प्रोसीजर है ना केवल मात्र डिफेक्टिव है क्योंकि ये डायरेक्ट किया जाता है एक सिंगल सिम्टम के अगेंस्ट डिजीज के पूरी टोटलिटी ना बना करके, बल्कि इसका एक और नुकसान ये भी है कि जो परसिस्टिंग एलिमेंट है जब उसमें शुरुआती अपरेंट एमिलेशन आने के बाद वास्तव में एग्रावेशन तो आता ही है। ये कंटेंट बताया। अब एफोरिज्म कुछ कह, हाँ जी, नोट है इसका, नोट इसका फुटनोट आएगा, टेस्टिमनीज ऑफ ऑथर्स टू द ट्रूथ ऑफ दिस, यानी कि प्रमाण या वो प्रमाण दिए जाएंगे। नोट जहां भी लिखा हुआ आएगा उसमें फुटनोट होगा, जहां कंटेंट में नोट लिखा होगा उसमें इसका मतलब इसके साथ एक पर्टिकुलर फुटनोट है, और उस फुटनोट में बताएंगे जो ऑथर्स हैं जिन्होंने सच्चाई को देखा वो उनके प्रमाण रखेंगे, इसके फुटनोट नंबर 64 में रखेंगे। ठीक है भैया अमित जी। तो 58 एफोरिज्म में कह रहे हैं कि इफ, कॉमा लगा के चल रहे हैं, इफ इन एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ दिस मोड ऑफ एम्प्लॉइंग मेडिसिन वी शुड इवन पास ओवर द सर्कमस्टांस दैट इट इज एन एक्सट्रीमली फॉल्टी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। ब्रैकेट में फुटनोट जो 7 का है, एफोरिज्म 7 का, उसका जिक्र कर रहे हैं। वेयर इन द प्रैक्टिशनर डिवोट्स हिज अटेंशन इन ए merely one-sided manner to a single symptom, consequently to only a small part of the whole, whereby relief for the totality of the disease, which is what the patient desire, cannot evidently be expected। 10 लगा करें वी मस्ट। अच्छा आगे बताएंगे क्या करें। तो कह रहे हैं यदि हम एक अंदाजा लगाएं, हम एक एस्टिमेट करें कि क्या वैल्यू है इस मोड ऑफ एम्प्लॉइंग मेडिसिन की, अमित पाल भाई,
जी अगर हम इसका ये अंदाजा लगाएं कि इसकी क्या वैल्यू है, ऐसा तरीका अपनाने की क्या फायदे हैं, कितना लाभदायक है, तो कह रहे हैं वी शुड इवन पास ओवर द सर्कमस्टांस दैट इट इज एन एक्सट्रीमली फॉल्टी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। तो हम ऐसे सर्कमस्टांस से गुजरेंगे इसको एस्टिमेट करते हुए कि ये एक एक्सट्रीमली फॉल्टी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के रूप में हमें दिखाई देगा। wherein the practitioner devotes his attention in a merely one-sided manner to a single symptom, जिसके अंतर्गत, जिसके दौरान प्रैक्टिशनर जो है वो अपना अटेंशन डिवोट कर देता है मात्र वन साइडेड तरीके से, एक सिंगल सिम्टम के आधार पर, ना के टोटलिटी को पूरी की एज ए होल पर्सन को ना लेकर के, मात्र वन साइडेड मैनर टू ए सिंगल सिम्टम की तरफ अपना अटेंशन डिवोट कर देता है, कंसिक्वेंटली टू ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ द होल। परिणाम स्वरूप एक छोटे से स्मॉल पार्ट पे काम करता है, पूरे होल ऑर्गेनिज्म पे को ध्यान में करके नहीं चलता डिजीज के रूप में, या पूरे टोटलिटी पे ध्यान ना दे करके एक स्मॉल पार्ट ऑफ द टोटलिटी को वो लेकर के काम करता है। वेयर बाई रिलीफ फॉर द टोटलिटी ऑफ द डिजीज विच इज व्हाट द पेशेंट डिजायर्स कैन नॉट एविडेंटली बी एक्सपेक्टेड। और इसके द्वारा ऐसा करने के कारण जो टोटलिटी ऑफ द डिजीज को रिलीफ चाहिए था क्योर के रूप में, जो कि पेशेंट की डिजायर थी कि मैं ठीक हो जाऊं, मैं इस क्रोनिक डिजीज से मुक्त हो जाऊं, कह रहे कैन नॉट एविडेंटली बी एक्सपेक्टेड। वो एविडेंटली वो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता जो करना चाह रहा था मरीज या करना चाह रहा था एक फिजिशियन भी। तो आगे कह रहे हैं डैश लगा के, कह रहे वी मस्ट ऑन द अदर हैंड डिमांड ऑफ एक्सपीरियंस इफ इन ए सिंगल केस वेयर such antipathic employment of medicine was made use of in a chronic or persisting affection, after the transient amelioration there did not ensue an increased aggravation of the symptom which was subdued at first in a palliative manner, an aggravation indeed of the whole disease, क्वेश्चन मार्क लगाया है। कह रहे हैं वी मस्ट ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ वी मस्ट जो हमें चाहिए, डिमांड ऑफ एक्सपीरियंस, यदि हम अनुभव की डिमांड है हमें, तो अगर हम इससे एक्सपीरियंस लें दूसरी तरफ, तो यहां पर क्या एक्सपीरियंस हम लेंगे कि इन वन सिंगल केस वेयर सच एंटीपैथिक एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेडिसिन वाज मेड यूज ऑफ इन ए क्रॉनिक और परसिस्टिंग अफेक्शन, के एक सिंगल केस भी, जहां पर एक सिंगल केस भी इस एंटीपैथिक एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेडिसिन के द्वारा जहां यूज किया गया, खास करके क्रोनिक केस में या परसिस्टिंग अफेक्शन में, वहां क्या मिलता है, आफ्टर द ट्रांजिएंट एम्युलेशन देयर डिड नॉट एंस्यू एन इंक्रीज एग्रावेशन ऑफ द सिम्टम विच वाज सबड्यूड एट फर्स्ट इन पैलिएटिव मैनर, एन एग्रावेशन इंडीड ऑफ द होल डिजीज। तो कह रहे हैं कि अगर जब ऐसा तरीका ये अपनाया गया और उससे एक्सपीरियंस जो हमें मिला उस, तो वहां पे कह रहे हैं कि ये जो ट्रीटमेंट जो ये दिया गया दवाई, तो इसमें ट्रांजिएंट एम्युलेशन आने के बाद देयर डिड नॉट एंस्यू, ना केवल जो इसके पीछे होगा, एन इंक्रीज एग्रावेशन ऑफ द सिम्टम विच वाज सबड्यूड एट फर्स्ट इन द पैलिएटिव मैनर, जो पहले पैलिएटिव मैनर के तरीके से जो घट गया था, आराम हो गया था, कम हो गया था जो सिम्टम, वो भी बढ़ेगा। और उसके साथ कह रहे एन एग्रावेशन इंडीड ऑफ द होल डिजीज, और सारे के सारे डिजीज का भी एग्रावेशन आएगा। और बल्कि पूछ रहे वो हमसे कि क्या ऐसा नहीं होगा, क्या ऐसा नहीं होगा कि जो सिम्टम इन्होंने सबड्यू किया था वो तो आएगा ही, और इसके साथ साथ और क्या आएगा, होल डिजीज का एग्रावेशन भी, क्या ये नहीं आएगा? वो एक तरह से हम लोगों से इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि यहां तक वो हमें ये समझा चुके हैं कि ऐसा करना गलत होता है।
तो फिर कह रहे क्या ऐसा नहीं होगा? तो हम तो कहेंगे भाई हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा। आगे कह रहे एंड एवरी अटेंटिव ऑब्जर्वर विल एग्री दैट आफ्टर सच शॉर्ट एंटीपैथिक एमुलेशन एग्रावेशन फॉलोज इन एवरी केस विदाउट एक्सेप्शन। अमित भाई कह रहे हैं कि प्रत्येक जो भी ध्यान देने वाला ऑब्जर्वर है, जो भी सतर्क ध्यान देने वाला है, वो इस बात से सहमत होगा कि इस तरह के शॉर्ट एंटीपैथिक एमुलेशन के बाद एग्रावेशन आता है हर एक केस में, इसमें कोई अपवाद नहीं। कोई एक भी केस ऐसा नहीं होगा जहां आराम पाने के बाद एग्रावेशन ना हुआ हो, यदि ऑब्जर्वर अटेंटिव है। यदि ऑब्जर्वर अटेंटिव है, जो अटेंटिव ऑब्जर्वर नहीं है वो कह भी सकता है कि नहीं यार उसमें तो नहीं आया था, वरना वहां दी थी, वो तो सीधे स्वस्थ रहने लगा था। तो इसका मतलब भाई तुमने बारीकी से नहीं देखा पूरे के उसको, हेल्थ के प्रोसेस को। अगर देखते तो उसके बाद कोई दूसरी चीज या वही चीज दूसरे रूप में या वही क्या एग्रावेशन के रूप कह रहे हैं, इसमें कोई एक्सेप्शन है ही नहीं कि एग्रावेशन ना है इसके बाद में, शॉर्ट एंटीपैथिक एमुलेशन के बाद। कह रहे हैं ऑल्दो द ऑर्डिनरी फिजिशियन इज इन ए हैबिट ऑफ गिविंग हिज पेशेंट अनदर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस सब्सिक्वेंट एग्रावेशन एंड एस्क्राइब्स इट ए मैलिग्नेंसी ऑफ द ओरिजिनल डिजीज। यद्यपि ऐसा तो है ही नहीं कि एग्रावेशन ना आए। जब ये एग्रावेशन आता है तो हालांकि जो ऑर्डिनरी फिजिशियन है उनकी एक आदत, अपनी आदतन पेशेंट को कोई दूसरा एक्सप्लेनेशन देने लगते हैं इस सब्सिक्वेंट एग्रावेशन का, कि नहीं वो तो ठीक हो गया था, अब तो ये इस वजह से हो रहा, नहीं वो तो चला गया, स्किन का तो चला गया, ये तो आपके उसकी जोड़ों की बीमारी है ना, केवल स्किन की तो देखो ठीक हो गई थी। अच्छा आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होगा इसलिए आपकी ये हुई है। तो एक अगर एग्जाम्पल लेके चले तो ऐसे वो दूसरे सब्सिक्वेंट एग्रावेशन को अनदर एक्सप्लेनेशन के रूप में वो बताता है पेशेंट को, ऑर्डिनरी फिजिशियन, और एस्क्राइब इट टू मैलिग्नेंसी ऑफ द ओरिजिनल डिजीज, या और साथ में उत्तरदायी ठहराता है कि ये जो आपका जो बीमारी है ना ये मैलिग्नेंट टाइप की है, ये मैलिग्नेंट है, ये मैलिग्नेंसी को, ओरिजिनल डिजीज की मैलिग्नेंसी को उत्तरदायी ठहरा देता है अपनी इस कितने साल है भैया? मैंने कहा कितने सालों पहले भी हैनीमैन साहब को पता था कि ऐसे करेंगे, बहाना ऐसे बनाएंगे, बहाने का तरीका वो उस समय भी जानते थे कि बहाना कैसे बनाएंगे। बिल्कुल जी सर। आगे कह रहे हैं डॉक्टर कैंट ऑब्जर्वेशन आएगी ना, जैसे अपना फोर्थ और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन जैसे कैंट की, डॉक्टर कैंट की ना, तो उसमें वही द एमुलेशन कम फर्स्ट एग्रावेशन आफ्टर दैट। हाँ तो ये वही वाला, हाँ ये हम वो कंपास है बेसिकली, वो हमारे लिए कंपास है कि हम कैसे पकड़े, कैसे हमें पता चलेगा कि हम किधर जा रहे हैं। तो कैंट वाले ऑब्जर्वेशन के थ्रू पता चलेगा, और हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर या डायरेक्शन ऑफ क्योर को ध्यान में रख के पता चलेगा, और साथ में एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के थ्रू पता चलेगा। एम्ब्रियोलॉजी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट जो होता है उसके थ्रू भी हमें हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर या डायरेक्शन ऑफ क्योर या प्रोग्नोसिस गुड है या बैड है, हमें कई एंगल से पता चलती है डॉक्टर श्रेय। और हाँ बेटा सिमरन कुछ कह रहे। लेकिन हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर को मतलब अपने होलिस्टिक वे में समझना पता नहीं है, वो डिफिकल्ट, या तो समझ ज्यादा आ रही है तो डिफिकल्ट ज्यादा दिखता है, कि कंफ्यूजन होता है कि जैसे हम देखते हैं इनसाइड आउट, और अगर हम सीधी सीधी बात करें ना हेरिंग्स लॉ को देख के वो ये फॉलो करने में, तो वो सिर्फ इनफ नहीं होता है। ऐसा लगता है कि वो मेरे पास बहुत अच्छा जवाब है, इस लाइन को पढ़ लूं मैं तब दूंगा आपकी बात का जवाब। एक ही लाइन रह रही बस। कह रहे नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम शोइंग इटसेल्फ और टू द अकरेंस ऑफ क्वाइट ए न्यू डिजीज।
वो जो मैलिग्नेंसी और ओरिजिनल डिजीज को जो ये एस्क्राइब कर देते हैं, उत्तरदायी ठहराते हैं, जो पहली बार दिखा होता है बीमारी, ये सिम्टम अपने आप में, उसको भी, और जो एक नए डिजीज के रूप में जो आता है उसके बाद, उसको भी, उसे ये मैलिग्नेंसी का नाम दे देते हैं फिर हाँ। दूसरा एक्सप्लेनेशन देने के बाद। तो इस पे फुटनोट 64 है, ये पढ़ेंगे। लेकिन बेटे मैं आपकी बात का बहुत अच्छे से मुझे जो फील हुआ वो ये जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा कि साहब हैरिंग्स ला क्योर मोटा मोटा देते हैं आइडिया, और ये कई बार थोड़ा सा उतने प्रिसीजन पे खरे नहीं उतरते, या हम इतने हाँ। प्रिसाइज नहीं हो पाते प्रोग्नोसिस के बारे में। हाँ। बिल्कुल, मुझे अभी के अभी एक पैरेलल एग्जांपल याद आया कि यदि हम किसी के शरीर की जांच कराने चलते हैं ना डॉक्टर सिमरन, पैथोलॉजी की, एक्सरे में खास करके, रेडियोलॉजी में, तो सबसे पहले हम कहते हैं एक्सरे करा लो। एक्सरे में जो नहीं समझ में आता तो और फिर कहते हैं इसका ना वो करा लो सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड कराओ। फिर अगर अल्ट्रासाउंड में भी नहीं काम बनता तो फिर कहते हैं इसकी एब्डोमेन सीटी या फिर एमआरआई करा लो। और फिर उससे भी और बारीकी में जाना होता है तो हम कहते हैं पैट स्कैन करा लो। ये बिल्कुल हमारे उसी तरह से हैं। हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर हमारा एक्सरा कराना है, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट उसमें जब जाओगे, और कहने का मतलब है कि जो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट है ये हमारा पैट स्कैन है। एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के थ्रू डायरेक्शन ऑफ क्योर देखना पैट स्कैन है, और एक्सरे से जांच कराना हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर है मोटा मोटा। और जो है ना, तो इसको ऐसे ले लो, अपने आप में वैल्यूएबल सब है, लेकिन मोस्ट वैल्यूएबल है आज की डेट में एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, और इससे भी बारीक अगर है मॉलिक्यूलर लेवल पे भी सब पता कर लेते थे अब। हाँ, बायोकेमिस्ट्री। हाँ बेटा। हाँ, क्योंकि बॉस कई बार हैरिंग्स लॉ को हम मतलब अगर हम हैरिंग्स लॉ के बेसिस पे जजमेंट लेते हैं तो हमें मोटा मोटा सही दिखता है। हाँ। और कुछ समय बाद जब हमें मान लीजिए अग्रवेशन मिलता है या न्यू सिम्टम मिलता है, और तब हम अपने को डेप्थ में लेके जाते हैं उधर जर्म लेयर के बेसिस पे, थ्योरी ऑफ सेपरेशन के बेसिस पे, हाँ। तो वहां पे हमें लगता है कि यार हैरिंग्स लॉ हमें गलत डायरेक्शन दे रहा था, उधर से हम बाहर निकल पाते हैं। हाँ। उधर उस एस्पेक्ट से। हाँ। तो बस मैं ये यहाँ पे ये समझना चाह रही थी कि एक होता है आसपास पैरेलल चलना, एग्जैक्ट नहीं चलना। हाँ। एक होता है कि थोड़ा सा डायरेक्शन अलग ही हो जाना। तो क्या हैरिंग्स लॉ हमें ये भी या हम समझने में गलती कर रहे हैं कि ये भी मिसगाइड कर सकता है कि डायरेक्शन ही अलग दे रहा है? नहीं, अगर एम्ब्रियोलॉजी मिसगाइड नहीं करता कभी भी हैरिंग्स लॉ, लेकिन आप अपनी उसकी एक लिमिट है। ऐसे ले लो, एक्सरा आपको कभी मिसगाइड नहीं कर सकता, लेकिन एक्सरे की एक लिमिट है कि वो मोटी मोटी शेड दिखाता है हड्डी की, मसल्स की या वेसल्स की नहीं दिखाएगा। लेकिन एक्सरे को आप गलत नहीं कह सकते, एक्सरा आपको मिसगाइड नहीं कर रहा, लेकिन वो नहीं दिखा पा रहा जो आप और बारीक देखना चाहते हो। तो हैरिंग्स, हाँ बेटा, इस चीज को ना मैं थोड़ा सा अभी वहां पे हमारा भी कुछ 2-4 दिन पहले एक डिस्कशन हुआ थी। अगर स्पाइनल कॉर्ड अफेक्शन है और पहले सर्वाइकल अफेक्शन है, डोर्सल बैक है, और ये सपोर्ट पे नीचे हम मैं समझ गया था आपको वही पॉइंट बहुत अच्छे से अभी पकड़ा हुआ है आपकी साइकी ने। उससे भी मोटा आ जाओ, अभी तो इतनी बारीक में जाने के लिए तो वही पैट स्कैन की तरफ को बढ़ने जैसी बात है। लेकिन उससे भी मोटा एक एग्जांपल मैं बता दूं, हम बड़े सर की क्लास कर रहे थे तो एमएनडी का केस था। एमएनडी का केस था, और बल्कि बड़े सर के साथ साथ यहाँ मलिक सर के यहाँ भी एक केस चल रहा था हमारे रिलेटिव्स का ही। तो बड़े सर ने वो निकलवाया था लेक्चर की क्लास में होमनकुलस। अच्छा, होमनकुलस के अकॉर्डिंग एमएनडी की रिकवरी देखी जाती है डायरेक्शन की, ना के अबाउट डाउनवर्ड, इनर टू आउटर, मोर इम्पोर्टेंट टू लेस इम्पोर्टेंट, इन पे नहीं।
बड़े सर ने हाँ देखा कि एमएनडी के केस में बेसिकली जो उसमें रिले सेंटर्स है ना सेरिब्रम पे, जी उनकी इनर टू आउटर जाएगी बात, अच्छा उसकी पेरिफेरी जो हाँ है आप चाहो तो इस पे निकाल लो, निकाल के भी मैं देख खोल लो। जी हाँ वो आप निकाल लो, तो जो सबसे इनर सूचर जो है हेमिस्फीयर के बीच में जो सूचर है, वहां से अगर हम इनका प्लान ऑफ अरेंजमेंट देखें रिले सेंटर्स का, तो सबसे पहले वो है टो। हाँ सबसे पहले टो है। हाँ हम्म तो टो है, उसके बाद कौन सा आप बोलते जाओ, फिगर फिगर नहीं है मेरे सामने। जेनाइट हाँ फिर पहले है, जेनाइटल फिर है, जेनाइटल्स, फिर फिर नहीं जेनाइटल्स हैं, फिर टो है, फिर नी है, हाँ फिर हिप है, फिर नेक है। बस अब रुक जाओ। अगर हाँ एमएनडी का केस है हाँ तो इसकी रिकवरी ऐसे होगी। फॉर एग्जाम्पल जेनेटल्स को थोड़ा साइड में रखें, तो क्या था दूसरा पॉइंट? नी टो था शायद, टो। हाँ टो सॉरी टो के तो बाद नी। पहले पहले इंप्रूवमेंट टो में आएगा, फिर इंप्रूवमेंट हम्म नी में आएगा, फिर हिप में आएगा। तो हैरिंग्स ला के मोटे मोटे आकलन को बिल्कुल अपोजिट है ये। हाँ बिल्कुल लेकिन लेकिन सेंटर टू पेरिफेरी वाला रूल लग रहा है यहाँ पे सेरिब्रम पे। हाँ सेरिब्रम पे जो अरेंजमेंट है सेंटर टू पेरिफेरी, हाँ इंप्रूवमेंट आएगा। तो देखो मजे की बात यह है, फिर मैं रिपीट उसी बात को करूं कि अभी हम पैट स्कैन पे भी ना जाएं या बायोकेमिकल बायोकेमिस्ट्री लेवल पे भी ना जाएं, तो उससे भी नेक्स्ट वन तो ये हमें समझ में आ गया था कि हैरिंग्स लॉ देखो है तो सेंटर टू पेरिफेरी। एमएनडी के केस में सेरिब्रम डिसाइड करेगा, ना के अंदर हार्ट से मसल से स्किन पे आएगा। तो सेंटर तो टू पेरिफेरी का रूल वहां ऐसे लागू हुआ था बेटा। हाँ अच्छा बॉस में एक मेरे दिमाग में और डाउट है कि जैसे हम जब सीखा था हैरिंग्स लॉ को पढ़ना मॉड्यूल 2 में, हाँ तो बताया गया था कि ये जो इनका जो सीक्वेंस ऑफ जो हमें दिया गया है फ्रॉम 4 जो पॉइंट्स बताए हैं हैरिंग सर ने, और उन्होंने उसी सीक्वेंस में समझना बताया था कि अगर हमें इनसाइड आउट दिख रहा है और अब डाउनवर्ड दिख रहा है, तो हाँ हम फर्स्ट के मतलब पहले हम अब डाउनवर्ड कंसीडरेशन करेंगे कोई डिसीज का, देन उसके बाद इनसाइड आउट करेंगे, इसी सीक्वेंस में देखेंगे। क्या ऐसा है या नहीं नहीं नहीं, नहीं क्योंकि ये नहीं, बात फिट नहीं होती। सीक्वेंस भी बिल्कुल मायने नहीं रखती, जितनी मेरी नॉलेज है अभी तक की। बेसिकली हाँ सीक्वेंस तो वही टूट गई थी जो हिस्टोरिकल केस थे। हिस्टोरिकल हाँ केस ओके में कोई भी हिस्टोरिकल पैथोलॉजी है, हिस्टोरिकल डिस्पोजिशन आपके सामने मरीज का है, तो हिस्टोरिकल हाँ पैथोलॉजी गोइंग ऑन इन हिस्टोरिकल वे, हाँ हाँ वो ओके बिल्कुल, है कोई ना, उसमें डायरेक्शन तो है ही नहीं। डायरेक्शन है हाँ नहीं। तो ये ना हिरारकी नहीं है। मैं आपकी बात समझ गया कि हर केस में आप हाँ सारे के सारे हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर को पहले ए देखो, हाँ फिर बी देखो, फिर सी देखो, सारे हाँ के ना 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 ना, वो नहीं बेटा। वो तो यही एमएनडी के केस में सेंटर टू पेरिफेरी वही वाला तो वही लागू हो गया। वही बॉस, तो हाँ वो जो सी बताया गया वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था, इसलिए वो डाउट आने लगा कि इसका मतलब हम अकॉर्डिंगली केस टू केस मैटर कर रहा है कि हम कैसे एक्चुअली जज कर रहे हैं प्रोग्नोसिस क्या बिल्कुल है। बिल्कुल, एक तो ये बात केस टू केस वेरी करेगा। दूसरी हाँ बात मतलब स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना होगा हमें, मोटे मोटे से बारीकियों पे जाना होगा। जैसे अपने पैरेलल पैथोलॉजी वाले लैब वाले रेडियोलॉजिस्ट जैसे जैसे अपनी पैथोलॉजी इनकी इवॉल्व हुई। मैं कैलेंडर मेडिसिन कैलेंडर बुक है एक पैथोलॉजी की, उसके बहुत ही इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छा सा उन्होंने एक वो दे रखा है कि जब सबसे पहले जब ये मेडिकल साइंस आगे शुरुआत हुआ, पैदा हुआ, तो सबसे पहले मोटा मोटा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखते थे कि ये कि फला फला पार्ट इसका डिस्टोर्ट हो गया, फला विकृत हो गया, फला ठीक है, फला सूज गया, फला सिकुड़ गया। एनाटॉमिकल असेसमेंट होता था। उसके बाद जब आगे बढ़ा, इवॉल्व हुआ, तो फिर हिस्टोलॉजी पे पहुंच गई है।
बिल्कुल। फिर हिस्टोलॉजिकल अंदर सिस्टम की जांच करने लगे। आप जब हिस्टोलॉजी से भी आगे चले गए तो फिर मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी को जांचने लगे, और अब मॉलिक्यूलर से भी आगे जा करके ये करने लगे वो जो टर्म थी जेनेटिक हाँ, मैपिंग, टर्म क्या था बेटे वो हाँ अपने जी याद जीन सीक्वेंसिंग। जीन सीक्वेंस। जीन सीक्वेंसिंग। जीन सीक्वेंसिंग पे बात आ गई है इनकी भी अब। और कहां से चले थे? पेरीफ्री ऑफ एनाटॉमी से एसेस करके चले थे, अब ये जीन सीक्वेंसिंग पे चले आ गए। जेनेटिक सीक्वेंसिंग या क्या टर्म है वो? जी हाँ, तो अब आप जेनेटिक सीक्वेंसिंग। हाँ, तो ये भी तो देख रहे हैं कि पर्टिकुलर जीन अगर किसी बंदे का हम चेक कर लें तो इसको आने वाले समय में ये सेंसिटिविटी हो सकती है। तो ये भी स्थूल से सूक्ष्म की ओर ये भी बढ़ रहे हैं। और हम इन्हीं के साथ साथ हमारा जो साइंस जो जुड़ रहा है, हमारा साइंस जो और रिफाइन हो रहा है, वो भी ऐसे हो रहा है। तो आज की मोस्ट रिफाइननेस में जो हम हैं बड़े सर के माध्यम से, एक तो एम्ब्रियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो आपको बताएगी डायरेक्शन ऑफ क्योर बहुत अच्छे से। और उससे भी आगे आप जेनेटिक मशीनरी की जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स की जो फिजियोलॉजी है उसको भी आप पकड़िए, वहां से भी पकड़ आने लगी है। अभी इसका जेनेटिक मशीनरी का मैं आपको एग्जांपल दूं, याद आ जाएगा, आपको पता तो है ही। अमृतसर का एक केस था, वहां से अमृतसर ने देखा कि ये पर्टिकुलर प्रोटीन बनना चाहिए था तो दूसरे प्रोटीन को सबसाइड हो जाना था, दूसरे को इनहिबिट हो जाना था, लेकिन वहां उस शरीर में दोनों बन रहे थे डॉक्टर सिमरन। तो सर ने रूब्रिक क्या लिया था यहाँ? एंटागोनिज्म, बिल्कुल है ना। तो देखो वहां तक भी जाकर के पता चल रहा है एक बात। दूसरी बात, यदि किसी डाउन सिंड्रोम के केस में ट्राइसोमी तो कभी खत्म हो नहीं सकती एनाटॉमिकली, जाकर जीन्स में ट्रिपल जीन्स तो रहेंगे, क्रोमोसोम तो सॉरी, लेकिन जो क्रोमोसोम पर्टिकुलर या जो जीन उसको पैथोलॉजिकल अफेक्ट कर रहा था वो रिसेसिव हो जाता, निष्क्रिय हो जाता हमारी मेडिसिन के बाद। तो उसके बंदे की शेप सही होने लगती है, नाक की, आंख की, जिसको गोल्डन रेशो बोलते हैं, चेहरा अपना प्रोपोर्शन में आने लगता है डाउन सिंड्रोम का। जबकि उसकी अगर उसकी जीन्स की जेनेटिक्स में जाकर के उसका जीन एनालिसिस कराओगे क्रोमोसोम में जाकर के, वह ट्राइसोमी मिलेगी फिर भी। बेसिकली फंक्शन को हमने ऑप्टिमाइज या उसको सबसाइड कर दिया, उसके वो चेक कर दिया, जो वहां वो रॉन्ग प्रोटीन जो बना रहा था उसको स्विच ऑफ कर दिया ऑर्गेनिज्म में एक तरह से। तो अब तो हमें और बारीकी पे जाके डायरेक्शन ऑफ क्योर को देखने की जरूरत है। मोटा मोटा हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर मोटे मोटे केसेस में काम आता है डॉक्टर सिमरन। आज का समय पेशेंट का वो नहीं है, ना ऐसी कोई पैथोलॉजी जो सीधे सीधे आ रही हो। जब कॉम्प्लेक्स होकर डॉक्टर से पैथोलॉजीज आ रही हैं तो कॉम्प्लेक्स वे ऑफ स्क्रीनिंग अपनाना पड़ेगा। जी जैसा सामने वाला बंदा है उसको ऐसे ही तो डील करते हो भाई, सीधा बंदा है। सर हाँ भैया, मेरे सर ऐसे वन साइडेड डिसीज में भी आपको हेरिंग्स लॉ नहीं मिलेगा जब तक कि आपको वहां तक पहुंचो ना, जहां तक पहुंचना चाहिए, उसके बाद आएगा हेरिंग्स लॉ। मैं बता तो रहा हूँ ना, केस टू केस वेरी करेगा। और हम ना केवल चिपक के ना बैठ जाए प्राइमरी नॉलेज पर। जी प्राइमरी नॉलेज पे चिपक के बैठना है, हेरिंग्स के 4-5 उन पे चिपके रहना पॉइंट पे। हमें इवॉल्व होना है इस स्टडी में भी, इस प्रैक्टिस में भी। और इसी से जुड़ता हुआ भाव था, हालांकि वो स्पष्ट नहीं है डॉक्टर सिमरन, लेकिन मन में जरूर वो गुंजाइश है, जरूर निकलेगा उसका आंसर, जो उस दिन बात कर दी थी हमने आपस में कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये अगर हम इस एंगल से देखें, जीएनएम के नजरिए से देखें, तो फिर तो बड़ी अजीब अजीब चीजें निकल के आएंगी आगे। वही बहुत जैसे हाँ, वो एक असेसमेंट था मोटा मोटा बेटा। हाँ बेटा बोलो। बहुत जैसे हम जैसे कोई मान लीजिए कोई पेशेंट है,
है ना, उसको हार्ट इफेक्शन है, तो एनाटॉमिकल पैथोलॉजिकल लेवल पर वो हार्ट इफेक्शन से ग्रसित है। हाँ बट हम पेशेंट का इमोशनल प्लेन पे भी देख के उसका उसी से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट निकालते हैं। तो मेरा पूछने का कहने का ये मतलब है कि अदरवाइज जब हम देखेंगे पेशेंट में इम्प्रूवमेंट सही रेमेडी देने के बाद, तो हम वहां पे देख लेंगे कि हाँ भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन से बाहर की तरफ आ रहा है, तो सीधा सीधा वो पैरेलल चल रही हैं चीजें जो हाँ हम कनेक्ट करते हैं इमोशनल मतलब साइकोसोमेटिक बेसिस पे जो चीजें हम कनेक्ट करते हैं वो हमारा पैरेलली प्रोग्नोस्टिकली सही चल रहा है तो हमें समझ में आता है। बट अदरवाइज अगर हार्ट मान लें और न्यूरॉन वाला इन्फेक्शन मान लें, तो फिर हम देखेंगे कि ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है तो न्यूरॉन वाला बोलेंगे। हाँ तो ऐसे करके वो थोड़ा सा कंफ्यूजन बना मतलब अब यस देने लगा है कि क्या थोड़ा सा बेटर वर्जन है जज करने का और क्या नहीं है, हाँ। थोड़ा सा तो प्रेशर जितना क्रिएट ज्यादा हो गया। पढ़ोगे ना फिजियोलॉजी को, हम्म जितना ज्यादा हम्म शरीर की अंडरस्टैंडिंग आएगी, उतना ज्यादा आप यहाँ डिसीजन सही से लोगे। अब मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन टू लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन की आप बात जो कर रहे हो, तो उसमें हमें ये देखना है कि कौन एग्जिस्टेंस की सबसे प्राइम है, इम्पोर्टेंट है। सबसे वही वही इम्पोर्टेंट है ना। वो वही अभी अभी जैसे उस बिल्कुल। दिन बात आ रही थी, पता नहीं अमित पाल और मैं थे या इसी क्लास में बात आ रही थी। बेसिकली नर्वस सिस्टम के बिना, वो उसमें थी स्टैंटन में, बिना ब्रेन के ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सकता है, बिल्कुल बिना ब्रेन के भी बिल्कुल ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सकता है। जिंदा है। तो हाँ ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट कहाँ हुआ, ब्रेन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन कोई और है, हाँ क्यों जी। हम्म तो नहीं बस ऐसे ही रहा है बिल्कुल। हाँ नहीं है, कभी बात आगे बढ़ेगी तो उसको वहीं लेंगे, अभी मुझे भी क्लियर नहीं। लेकिन इसमें हम ये देखें कि एग्जिस्टेंस के लिए सबसे जरूरी क्या है। अब अच्छा चलो, एक बार बताओ, एक बंदे को ब्रेन पैथोलॉजी है और उसी बंदे को एवर्जन टू फूड है, तो पहले ब्रेन ठीक होना चाहिए, एवर्जन टू फूड सही होना चाहिए। ब्रेन ठीक होना चाहिए। बेटा एवर्जन टू फूड एग्जिस्टेंस रह जाएगा क्या उसका। वो न्यूट्रिशन, चलो इसको फूड से हटा देते, एक है न्यूट्रिशनल सेक्रीफाइस करना, एक है ऑर्गन को सेक्रीफाइस करना। तो पहले इसमें तो वही तो न्यूट्रिशन को आना चाहिए। न्यूट्रिशन मोर इम्पोर्टेंट देन ऑर्गन। हाँ न्यूट्रिशन आएगा तो ऑटोमेटिकली तो वो फिर ऑर्गन ग्रो करेगा। वो ऑर्गन भी बच जाएगा, उस ऑर्गन का फायदा भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। न्यूट्रिशन पे आया नहीं बंदा, ग्रोथ एक्सिस चली नहीं। इसलिए मलिक सर क्या करते हैं आजकल कैंप में, अब याद आ जाएगा आपको, अमित पाल को, सबको, वो देखते हैं कि ग्रोथ एक्सिस अगर सही है, लाइफ अगर आ गई है, हाँ तो इसका मतलब हम सही चल दिए हैं। वो बच्चे में लाइफ देखते हैं, बंदे में। ऑर्गन डिसहार्मनी डिस्टॉर्शन ये तो सब बाद में ठीक होएंगी, पहले तो लाइफ आएगी ना बंदे की। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे भी हमें हैरिंग्सला देखना है। अब वहां हैरिंग्सला देखो, मलिक सर किस कंपास से देख रहे हैं, सही बात है जी। जी। अगर आपको याद आ जाए एससीपीएच में कि हिरारकी दी थी बड़े सर ने, सबसे टॉप पे लिया रखा था एग्जिस्टेंशियल इंफॉर्मेशन, उसके बाद जी। कौन सी थी बेटा, याद दिलाओ। सेक्सुअल सेल्फ आइडेंटिटी, फिर था सेक्सुअल आइडेंटिटी, फिर उसके नीचे था बैलेंस करके, है ना। हाँ बॉस हाँ ऐसे ही था जी। हाँ उस स्लाइड को याद कर लेना या इस पर डाल देना, उसके अकॉर्डिंग भी हम हैरिंग्सला देखेंगे। पता चला नीचे तो खूब न्यूट्रिशन बढ़ गया, लेकिन ऊपर पता चला एग्जिस्टेंस से रिलेटेड कोई पो चल रही है, ऑटो इम्यूनिटी उसमें। ओके। तो यहाँ न्यूट्रिशन भी पीछे रह गया सिमरन। जी बॉस बिल्कुल। खा के नहीं मरते हैं लोग, खा के भी मरते हैं लोग। खा के मर हाँ कि मुझे भूख लगी और 1 घंटे बाद देखा नहीं, कि बुलिमिया इंसान क्या का है, किसी को यही नहीं पता मैं कितना अच्छा खाते जा रहा हूँ, खाते जा रहा हूँ, खाते जा रहा हूँ। नहीं साहब, न्यूट्रिशन ले रहा है। तो आप तो कह रहे थे फूड एवर्जन 2 को तो हम सबसे टॉप पे रखेंगे। हाँ तो देखो हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर, डायरेक्शन ऑफ क्योर हम बड़े सर के उस
उससे भी देखेंगे कि बंदा लाइफ में आ रहा नहीं आ रहा। बेसिकली वो ओवरऑल ही हमें समझना है, डिपेंडिंग और वेरिंग करेगा वो केस वेरिंग, टू केस। वेरी टू, बिल्कुल वेरिंग है ये, बिल्कुल। आप इसको कहीं चिपका नहीं सकते हर केस पे, केस टू केस वेरी करेगा। क्योंकि बॉस हम चिपका रहे थे तो वो गड़बड़ा कर रहा था, वो हमें बेटा कंफ्यूजन वो, हाँ, वो चिपकाने का थोड़ी सी गड़बड़ इसलिए हो रही थी, हम जैसे जैसे बढ़ेंगे बड़े होंगे, जैसे जैसे हम सारे डायमेंशन देखेंगे केसेस की, प्रैक्टिस की, तो फिर हमारा नजरिया बड़ा हो जाएगा बेटा। अभी आप फर्स्ट प्रोब के, सेकंड प्रोब के बच्चे से बात करोगे, वो लड़ बैठेगा आपसे। लेकिन जब वो फाइनल करके आ जाएगा, 10 साल की 20 साल की प्रैक्टिस में हो जाएगा, तो उसको बातें समझ में आने लगेंगी कि हाँ हाँ ये तो बस अंतर इतना है, गलत कोई भी नहीं है, और पूरा होने की जरूरत है ना बेटा। जी जी बिल्कुल बॉस। हाँ, तो इसका फुटनोट है, मैं इसे निपटा लेता हूँ, नहीं तो रह जाएगा ये। अमित भैया तो चले गए शायद। कर लूं बेटा? जी बॉस कर लीजिए। नहीं, उतनी ऊर्जा के साथ तो बात आई नहीं, आप करें। वैसे इसमें बॉस कुछ है नहीं, अदरवाइज इसमें सिर्फ वो दे रखे हैं अच्छा, नाम। हाँ हाँ, आप इसमें पढ़ लीजिए। मैं पढ़ लेता हूँ, इसमें बहुत ज्यादा तो वो है शायद, जर्मन का भी वो दे रखा। हाँ मैं वही पढ़ रही थी, कुछ है नहीं इसमें, हाँ, पढ़ तो लीजिए। 64 जो फुटनोट है, ये दे रखा है न्यू डिजीज के ऊपर। तो इसमें कह रहे हैं, लिटिल एज फिजिशियंस हैव हिदरटू बीन इन द हैबिट ऑफ ऑब्जर्विंग एक्यूरेटली the aggravation of that so certainly follows such palliative treatment could not altogether escape their notice. Little as physicians have hitherto been in the habit of observing accurately the aggravation that so certainly follows such palliative treatment could not altogether escape their notice. अगर फिजिशियन अब तक थोड़ा भी उसे आदत हो ऑब्जर्व करने की एक्यूरेट तरीके से, तो ये जो एग्रावेशन आता है निश्चित रूप से पैलिएटिव ट्रीटमेंट के बाद, तो वो उसकी नजरों से, उसके नोटिस से बच ही नहीं सकता। अगर थोड़ा सा भी वो बंदा ऑब्जर्वेबल है, ऑब्जर्विंग एक्यूरेट तरीके से। कह रहे ए स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल ऑफ दिस इज टू बी फाउंड इन J.H. सल्ज। एक स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल मिलता है इसका, पाया गया J.H. सल्ज के जो ये लिटरेचर है इसमें, तो इसमें उन्होंने बताया, ब्रैकेट से बाहर जाकर के बात हो रही है, ये उन्होंने शायद उसमें जर्मन लैंग्वेज में या उसमें दे रखा, वहां पे मिला, मान लो, ठीक है। यस बोल रहे कुछ? क्या बॉस? चलो, कोई बोल रहा था अभी? नहीं। तो यस, इसका ना गूगल पे निकाल के डाल देना, इसके 64 के, इसकी लैंग्वेज को चेंज करके, जो उन्होंने जर्मन में दे रखा है ना, जी जो आपने एक बार पहले भी था। तो लेकिन हम इससे इन्वर्टेड कॉमा से बाहर पढ़ते हैं, दूसरा एग्जांपल आ जाएगा डॉक्टर सिमरन जी। ओपीआर। हाँ, कह रहे इन लाइक मैनर, जैसे J.H. सल्ज ने देखा था उसी तरीके से, जो दूसरी लैंग्वेज में वो अभी समझ में आ जाएगा जब भैया वो डालेगा। कह रहे इन लाइक मैनर J. हंटर says that wine and cordials given to the weak increase the action without giving real strength. उसी तरीके से जैसे उन्होंने J.H. सल्ज साहब ने देखा होगा, उसी तरीके से J.H. हंटर साहब ने देखा। वेनेरियल डिजीज में खास करके यह बुक है इनकी, ऑन द वेनेरियल डिजीज, ऑन द वेनेरियल डिजीज, पेज नंबर 13 कह रहे हैं, सेज के वाइन जो है वो, या कॉर्डियल्स जो है वो, एक वीक इंक्रीज द एक्शन विदाउट गिविंग रियल स्ट्रेंथ, मतलब वो एक एक्शन बढ़ा देती है, कम है जी बिल्कुल, कमजोर बढ़ावा देती है रियल स्ट्रेंथ। हाँ, कहने का मतलब है स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं रियल क्योर की जगह। जी 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 बिल्कुल। हाँ, and the power of the body are afterwards sunk proportionately as they have been raised, और उसी proportion में वो sunk होती है जिस proportion में strength बढ़ाई थी, by which nothing can be gained but a great deal may be lost, जिसके द्वारा कुछ भी प्राप्त नहीं होता है सिवाय बहुत बड़े लॉस के अलावा। जी, तो ये था एंटीपैथिक।
एम्प्लॉयमेंट का डिस्कशन बहुत अच्छा रहा। सबको नमस्ते, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बॉस सबका बॉस हाँ बॉस बेटा जी। बस ये एक्चुअली जो डॉक्टर सिमरन की क्वेरी थी वो सेम क्वेरी मेरे को भी तब से परेशान कर रही है, उस दिन जब से वो लंबर रीजन वाला और नेक रीजन वाला डिस्कशन हुआ। तो अल्टीमेटली क्रक्स जो इस सारे डिस्कशन का निकला है वो यही निकला है ना कि अभी हम लोग को हेरिंग्स लॉ को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। जहां सिंपल फिजियोलॉजिकल केसेस में दिखता है तो ठीक है, नहीं दिखता है तो अल्टीमेटली पेशेंट क्या कह रहा है उस पर चलना, हाँ क्योंकि बेटा, पेशेंट को बेटा ये बात समझो, वर्ड थोड़ा सा गलत निकला आपके मुंह से कि हेरिंग्स लॉ को वो नहीं देनी है इम्पोर्टेंस। हेरिंग्स लॉ का ही वो एडवांस रूप है। हेरिंग्स लॉ का ही वो इवॉल्व वर्जन है। तो हेरिंग्स लॉ को आप ऐसे कहिए कि हेरिंग्स लॉ को हम उस लेवल पे जाके देखेंगे। हैरिंग साहब का काम ऐसे समझे जैसे होम्योपैथी हैनीमैन साहब ने मदर टिंचर से शुरू करी थी और आखिर में 50 मिलीसिमल पे जाके देखा। ऐसे ही हैरिंग्स लॉ ने बिल्कुल बेसिक पॉइंट से शुरू करी थी 4-5 से। वही हैरिंग्स लॉ बढ़ते बढ़ते आपके नॉलेज के डेवलप होने के साथ साथ ये मॉलिक्यूलर लेवल पे, जेनेटिक्स लेवल पे, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट लेवल पर ये हैरिंग्स लॉ ही है। बस अगर जो हम लोग एम्ब्रियोलॉजिकल लेवल पे बात कर रहे हैं तो फिर हम लोगों ने कैसे शोल्डर को, नेक को इम्पोर्टेंस ना दे करके स्पाइन वो बैक पेन को इम्पोर्टेंस दी, क्योंकि हाँ एम्ब्रियोलॉजिकली तो पहले वो नेक का ही वो तो बेटा मसल्स अकेले नहीं देना ना, अकेले एम्ब्रियोलॉजी को ही भी नहीं पकड़ना ना। जिस केस में आपको देखनी है ना ह्यूमन कुलस के अकॉर्डिंग, वहां उसे यूज करो। जहां जहां आप, हाँ बेटा क्या जानना है? यही जानना चाहते कि कौन से ऐसे केसेस होंगे जहाँ पे हम लोग होमोनोकुलस को इम्पोर्टेंस देंगे और सिंपल फिजियोलॉजिकल केसेस में है तो बहुत बड़ा डिस्कशन है जो आपने बात कर ली पूरा का। तो ये बहुत बड़ा विस्तार ऐसे है क्योंकि ये अपने 2-4 केस में नहीं पिरोया जा सकता। लेकिन आप मोटा मोटा देख सकते हो, जैसे होमनकुलस से आया था, अगर एमएनडी के केसेस हैं तो उनकी डायरेक्शन रिवर्स होगी एक तरह से। ठीक है, अगर यदि किसी बंदे को 7 लेयर के अकॉर्डिंग देखना है तो फिर आप देखेंगे इनर टू आउटर, सेंटर टू पेरिफेरी में। जैसे 7 लेयर्स में भी हैरिंग्स लॉ देखा जाता है, ये तो पॉइंट रह गया था। 7 लेयर्स जो हैं इनके अकॉर्डिंग देखेंगे। बेटा क्या 7 लेयर्स का मतलब ऐसे है कि 7 लेयर है कि मान लो स्किन है, स्किन के बाद डाइजेस्टिव और यूरिनरी लाइनिंग्स हैं, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू जॉइंट्स हैं, उसके बाद हार्ट है, उसके बाद एपीयूडी सिस्टम है, उसके बाद नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है, उसके बाद जेनेटिक म्यूटेशन है। तो अब जो बड़े सेपरेशन अब इसमें आ जाए, दूसरे छोटे भाई बहनों के लिए वर्जन आ जाए बात में। अब आप ऐसे समझो कि यदि किसी को डायबिटीज कंट्रोल हो रही है और उसका बीपी थोड़ा बढ़ने लगा, तो रॉन्ग डायरेक्शन या राइट डायरेक्शन डॉक्टर प्रीति जी? सर बीपी बढ़ने ये तो सर करेक्ट होगा ना, डायबिटीज ठीक हो करके कि एपीयूडी से फिर वो हार्ट पे आ रहा है, नीचे आ रहा है। या फिर किसी की डायबिटीज ठीक हो रही है, अब जॉइंट पेन रहने लगे, तो ये भी तो हैरिंग्स लॉ, ये भी हैरिंग्स लॉ को यहाँ भी देखेंगे इस तरह से। तो हैरिंग्स लॉ एक बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ी बात है। हैरिंग्स लॉ के मल्टीपल फैसेट्स हैं। आप हैरिंग्स लॉ को केवल लाइनों में नहीं बांध सकते, सारी की सारी डायरेक्शन ऑफ क्योर को हैरिंग्स लॉ वो कर ले रहा, कवर कर ले रहा अपने अंदर। जो 7 लेयर जो 7 लेयर्स ऑफ सेपरेशन है उसमें तो हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर आता ही है, क्योंकि वही हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर तो वहीं से इवॉल्व ही हुआ था ना। 7 लेयर ऑफ सेपरेशन बड़े सर ने निकाला था, एक्टोडर्म, मेसोडर्म। हाँ देखो बेटा, इसमें भी हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर किस तरह से आता है कि आप किस लैंग्वेज में कह रहे हो वो समझने वाली है। अबाउट डाउनवर्ड में आता है या नहीं आता, वो चीज देखनी होगी। अदरवाइज पता चला है कि कई केसेस ऐसे हैं कि जहां, जैसे मान लो एक सिस्ट का केस था, ओवेरियन सिस्ट का केस था, और एक उसको शायद फाइब्रॉइड भी था। तो उस केस में देख रहे थे, या फिर ओवेरियन सिस्ट का ही था और उसको मेंसेस वगैरह ठीक होने लगे थे,
और सिस्ट जो है उसकी गई नहीं थी, तो वहां उस तरीके से सर ने देखा था कि पहले उसकी स्ट्रक्चरल वो चीजें जानी चाहिए, और वो पैरेलल या उसके साथ साथ बाद में मेंस्ट्रुएशन उसका नॉर्मल होना चाहिए। तो मैं बताया ना बेटा, इतना बड़ा टॉपिक है ये कि इस पे कितनी भी बातें करते रहिए, केस टू केस वेरी करता चला जाएगा। अब साथ साथ पढ़ रहे हैं, ऐसी समझ में आएंगी चीजें, लेकिन मोटी मोटी बात है। 7 लेयर ऑफ सप्रेशन से पकड़ सकते हो, मोर डेंजरस मियाजम से लेस डेंजरस मियाजम की तरफ को जा रही है पैथोलॉजी, उससे पकड़ सकते हो, आपकी ह्यूमन कुलस से पकड़ सकते हो, आपके जो नॉर्मल दे रखे हैं मोर वाइटल ऑर्गन टू लेस इंपोर्टेंट ऑर्गन के थ्रू देख सकते हो, आपके जेनेटिक मशीनरी में फिजियोलॉजी में जाके देख सकते हो। बहुत जगह है जहां से आप ये डायरेक्शन ऑफ क्योर को अपने केस के अकॉर्डिंग आप उठा सकते हो। ठीक है, तो ये आप बहुत अच्छी जगह बहुत सही बात कर रहे हैं, लेकिन ये इतना बड़ा विस्तार है इन बातों का कि ये एक लेक्चर में या एक स्टेटमेंट में कवर नहीं हो सकता। ये तो जीना होगा, ये तो प्रैक्टिस में जीना होगा आपको। और जो चीजें जी जाती हैं डॉक्टर प्रीति जी, उनकी कोई लिमिट नहीं होती कि साहब इतनी सी है, ये सीख ली अब मैं जीऊंगी। नहीं, जीने का मतलब है आगे बढ़ते जाइए और खुलासे मिलते जाएंगे, आप बड़े होते जाओ। तो ये मत सोचो कि ये हमें आया क्यों नहीं है, या ये मत सोचो कि केवल यही है बस जो हमें सीखना है। दोनों बातों से हमें बाहर रहना है, ना तो हमें इस भ्रम में रहना है कि जो हमने पढ़ लिया ये केवल यहीं पे इतना ही सीमित है इन बुक्स में, और ना ही हम ये सोचें कि साहब हमें नहीं आया तो हम बेकार हैं। नहीं, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। ठीक है, चलो ठीक है भाई, ओके, यहीं रुकते हैं। सबको नमस्ते, राम राम सबको, राम राम भाई।